साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नया फिनटेक अर्थात वित्त प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित किया है। फिनटेक मतलब क्या होता है? फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है, वित्त प्रौद्योगिकी। तो देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नया विभाग जो है नवाचार को बढ़ावा देगा और फिनटेक में मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करेगा, साथ ही एक समयबद्ध रीति से उन्हें संबोधित भी करेगा। यह विभाग फिनटेक पर अंतर विनियामक समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय से जुड़े सभी मामलों का निराकरण भी करेगा। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर लगातार निर्भरता बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में फिनटेक का वित्तीय सेवा क्षेत्र में उभरते तकनीकी नवाचारों का वर्णन करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले कुछ फिनटेक उत्पाद और सेवाएं जैसे कि पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग, ब्लॉकचेन तकनीक, बिग डेटा, रोबो एडवाइजर्स, ई एग्रीग्रेटर्स इत्यादि, ये सभी फिनटेक के उदाहरण हैं। वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य 50 से 60 बिलियन डॉलर का था, जो कि वर्ष 2025 तक इसका मूल्य जो है 150 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। फिनटेक के लाभों की बात करें तो इसमें दक्षता में सुधार, जोखिम एवं लागत में कमी और अधिक वित्तीय समावेशन, ये कुछ इसके लाभ हैं। भारत में फिनटेक पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रदान कर सकता है। इन समस्याओं में ऐसे वित्तीय संस्थानों का अल्पप्रसार होना, अपर्याप्त क्रेडिट हिस्ट्री और नगद लेन देन वाली अर्थव्यवस्था आदि इत्यादि शामिल हैं। परंतु इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। तो विभिन्न उपयोग से जुड़े मामलों के साथ एक विकसित प्रौद्योगिकी को विनियमित करने में कठिनाई, विनियमित क्षेत्र के बाहर गतिविधियों की निगरानी, प्रौद्योगिकी तथा से उत्पन्न होने वाले नए जोखिमों की पहचान करना इत्यादि इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। कुछ अन्य चीजों को देखें, भारतीय फिनटेक उद्योग को इस डायग्राम के माध्यम से देखें तो इसमें आप दो पार्ट कर सकते हैं, एक भुगतान वाला, एक ऑनलाइन वित्तीय उत्पाद। तो भुगतान में आपका पेमेंट बैंक है, मोबाइल वॉलेट है, पेमेंट गेटवे है। जैसे कि आप कोई मनी ट्रांसफर करते हैं, जब फॉर्म वगैरह का पैसा पे करते हैं तो पेमेंट गेटवे के माध्यम से करते हैं। भुगतान अवसंरचना में एटीएम हो गया, आपका एम पॉइंट ऑफ सेल हो गया जो आप दुकानों पर देखते हैं। ऑनलाइन वित्तीय उत्पाद में आपका ऋण है, बीमा है, ई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, ई एनपीएस तथा म्यूचुअल फंड या ब्रोकिंग इत्यादि हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस पर हैदराबाद घोषणा को अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद घोषणा किससे संबंधित है? तो ई गवर्नेंस से संबंधित है। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन ने सभी की सहमति से हैदराबाद घोषणा को स्वीकार किया है। यह सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने संयुक्त रूप से तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया था। ई गवर्नेंस जो है सरकार के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है। इसका उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इसने सरकार को कवरेज बढ़ाने, पारदर्शिता में वृद्धि करने, नागरिकों के प्रति अनुक्रिया में सुधार करने और लागत कम करने में सहायता की है। साथ ही नागरिकों को बेहतर पहुंच, समानता और सामाजिक सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान की है। हैदराबाद घोषणा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यदि उनकी बात करें तो पहला है आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग, ई साइन आदि का उपयोग करके नागरिक सेवाओं को बदलना तथा प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादि में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत जल्दी कार्यान्वयन करना। तीसरा, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5G आदि के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। चौथा, महामारी जैसी बाधाओं से निपटने के लिए मजबूत तकनीकी समाधान सुनिश्चित करना। छठा, डिजिटल तकनीक को सरकारी सेवा डिजाइन और वितरण का प्राथमिक पहलू बनाना। और सातवां है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण का मूल्यांकन को कौन सा विभाग है? यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से अपनाया जाएगा। कुछ ई गवर्नेंस पहलों की यदि बात करें तो कर्नाटक का भूमि परियोजना, यह क्या है? भूमि रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आंध्र प्रदेश की ई सेवा, मध्य प्रदेश की ज्ञानदूत, ये सेवा आपूर्ति पहल है। जबकि उत्तर प्रदेश की लोकवाणी, यह शिकायतों के निपटान, भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव और आवश्यक सेवाओं का मिश्रण प्रदान करने के लिए है। और वहीं केरल का फ्रेंड्स योजना, यह सेवाओं के वितरण के लिए तेज, विश्वसनीय, कुशल व तत्काल नेटवर्क है। ये कुछ ई गवर्नेंस से संबंधित पहल या इनिशिएटिव है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, हरगोविंद खुराना की 100वीं जयंती मनाई गई है। देखिए आप इनकी फोटो देख सकते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है पाकिस्तान के मुल्तान जिले के रायपुर गांव में हुआ था।
परंतु बाद में वह अमेरिका के देशीकरण विधि से नागरिक बन गए, मतलब ये अमेरिका के नागरिक रहे हैं। वर्ष 1969 में 1969 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका प्रारंभिक कार्य रसायन विज्ञान से संबंधित था। बाद में उन्होंने जीव विज्ञान से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार एक नए क्षेत्र रासायनिक जीव विज्ञान की शुरुआत होती है। इनकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 1968 में उन्हें शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दो अन्य लोगों के साथ, कौन कौन, नीरेनबर्ग और होली के साथ संयुक्त रूप से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। यह पुरस्कार उन्हें जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में इनके कार्यों की व्याख्या इसके के लिए दिया गया था। मतलब इसके कार्यों, मतलब जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के जो कार्य हैं उसके कार्यों की व्याख्या के लिए दिया गया था। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि जेनेटिक कोड में 64 अलग अलग 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। ये कोशिका को यह सूचना देते हैं कि इस कोड को कहां से पढ़ना शुरू करना और कहां रुकना है। उन्होंने अर्थात हरगोविंद खुराना ने विश्व के प्रथम कृत्रिम जीन का निर्माण किया। इसने जो है ये कृत्रिम जीन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने रोडोप्सिन में उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन की जांच की थी। ये उत्परिवर्तन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से जुड़े होते हैं। रेटिनाइटिस के कारण रतौंधी ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि रेटिनाइटिस की वजह से रतौंधी होती है। उन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर परीक्षणों के विज्ञान में भी योगदान दिया था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का आप लगातार नाम सुनते होंगे कोविड महामारी में। इसका उपयोग एक विशिष्ट जीव जैसे कि वायरस की आनुवंशिक सामग्री का पता लगाने के लिए किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए की संरचना की खोज भी उन्होंने की थी। टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए एक छोटा आरएनए अणु होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है। आगे चलते हैं। सरकार ने सार्वभौमिक पहुंच के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी ने भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सुसंगत दिशा निर्देश और मानक 2021 जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश वर्ष 2016 के सुसंगत दिशा निर्देशों का स्थान लेंगे। ये नए दिशा निर्देश भारत में भावी शहरों में नवीन बदलाव और नए दृष्टिकोण तथा सभी के लिए सुगम भवन निर्माण से संबंधित है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य कौन से हैं? पहला, विविध जनसंख्या समूहों के लिए पहुंच संबंधी आवश्यकताओं और प्रावधानों के संबंध में विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाना। दूसरा, यूनिवर्सल डिजाइन दृष्टिकोण द्वारा दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और अन्य सभी की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास के माध्यम से सभी के लिए समावेशी वातावरण का निर्माण करना। तीसरा, विशेष सुगम भवन निर्माण तत्वों की उनकी पहुंच संबंधी विशेषताओं के साथ अनुशंसा करना। संशोधित दिशा निर्देश बाधा मुक्त वातावरण बनाने की बजाय सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये दिशा निर्देश राज्य सरकारों, सरकारी विभागों, निजी क्षेत्र, आर्किटेक्चर और प्लानिंग से जुड़े संस्थानों आदि के लिए हैं। सभी के लिए अधिक पहुंच की दिशा में की गई जो अन्य इनिशिएटिव या पहले हैं उनकी बात करें तो पहला है इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं में भेदभाव की समाप्ति का प्रावधान करता है। दूसरा, दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त शहरी विकास की सुविधा है तो सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया है। तीसरा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजना निर्माण में यूनिवर्सल डिजाइन के सिद्धांतों को अपनाया गया है। अब यदि हम यूनिवर्सल डिजाइन की बात करें तो यूनिवर्सल डिजाइन दृष्टिकोण का उद्देश्य जो है आबादी के सभी समूहों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक रचनात्मक और समावेशी माहौल प्रदान करना है। साथ ही लोगों को आयु, लिंग, दिव्यांगता या किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त करना है। यहां पे यदि हम यूनिवर्सल डिजाइन से जुड़े भारत के सिद्धांत की बात करें तो 5 सिद्धांत है। कौन कौन से? एक है आपका समान, सहज, सांस्कृतिक, सस्ता और सुंदर। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। समान, तो डिजाइन भारतीय संदर्भ में विविध उपयोगकर्ताओं के लिए निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण है अर्थात समान है। सहज, डिजाइन भारतीय संदर्भ में सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, मतलब ये आसान है। सांस्कृतिक, डिजाइन जो है भारत के सांस्कृतिक अतीत और बदलते वर्तमान का सम्मान करता है, साथ ही भारतीय संदर्भ में सभी उपयोगकर्ताओं का सहयोग की सहायता करता है। चौथा है सस्ता, डिजाइन जो है भारतीय संदर्भ में विविध उपयोगकर्ताओं के लिए किफायत और लागत संबंधी विचारों का सम्मान करता है। पांचवा सुंदर, डिजाइन जो है भारतीय संदर्भ में उपयोगकर्ताओं के बीच सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सौंदर्य संबंधी सिद्धांतों का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है चीन के चोंग-ई-5 चंद्र अन्वेषण मिशन को चंद्रमा की सतह पर जल के पहले ऑन साइट प्रमाण मिले हैं। शुरुआत में दूरस्थ अवलोकन अर्थात रिमोट ऑब्जर्वेशन से ही जल की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी, किंतु लैंडर को अब चट्टानों और मृदा में जल के संकेत प्राप्त हुए हैं। इससे यह भी ज्ञात होता है कि संभवतः
चंद्रमा के मेंटल में निर्मित जलाशय सूख गए थे। इस कारण चंद्रमा पर जल की मौजूदगी नहीं है। इससे पहले भारत के चंद्रयान 1 जो कि वर्ष 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, से प्राप्त डेटा में चंद्रमा के वायुमंडल, एक्सोस्फीयर में तथा चंद्रमा की सतह और उपसतह पर जल के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा चंद्रयान 2 जिसको वर्ष 2019 में प्रक्षेपित किया गया था, ने चंद्रमा के स्थायी रूप से अंधकार वाले क्षेत्रों में जलीय बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि की थी। आने वाले वर्षों में भारत समेत कई देश अपने चंद्र मिशन को शुरू करने की योजना बना रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा को लेकर जो नई रुचि है विभिन्न देशों की, इसके कारण क्या है? तो पहला है आर्थिक कारण। देखिए, हीलियम 3 चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पृथ्वी पर यह दुर्लभ है। यह जो हीलियम 3 है, यह परमाणु संलयन के लिए एक संभावित ईंधन है। हीलियम 3 हीलियम तत्व का एक समस्थानिक है। सूर्य की एनर्जी का जो स्रोत है वो परमाणु संलयन ही है। दूसरा, भविष्य के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आधार। ये परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है कि अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में जीवन कैसे प्रतिक्रिया करता है। तीसरा, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा और पृथ्वी का एक साझा अतीत है। इसका अध्ययन करने से यह पता चलेगा कि पृथ्वी का प्रारंभिक अतीत कैसा था। जो अन्य देशों के चंद्र मिशन है आगामी, यदि उनकी बात करें तो उसमें नासा का आर्टेमिस है, नासा का ही वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है, और दक्षिण कोरिया का कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर है, और भारत का चंद्रयान 3 है। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में अन्य चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं। तो आदर्श आचार संहिता की, देखिए अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। तो चुनाव वाले 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है। यह चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करती है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है तथा यह किसी कानून के अधीन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल 324 के तहत। आगे चलते हैं, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों व कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया। देखिए, दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों के विरुद्ध हमलों के निषेध पर एक समझौता किया था। इस समझौते पर वर्ष 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 1991 में 1991 में इसकी पुष्टि की गई थी। इस समझौते के अनुसार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु केंद्रों के बारे में सूचित करना होता है तथा कैदियों की सूची में नागरिक, रक्षाकर्मी और मछुआरे शामिल होते हैं। वर्ष 2008 में हस्ताक्षरित काउंसलर एक्सेस पर समझौते के तहत इस सूची का आदान प्रदान किया जाता है। इसके तहत दोनों देशों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की व्यापक सूचियों को आपस में साझा करना होता है। आगे बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, CAA 2019। आगे देखते हैं, गृह मंत्रालय ने अभी तक CAA 2019 नियमों को अधिसूचित नहीं किया है। नियमों के बिना अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता है। देखिए, यदि हम CAA की बात करें तो जो CAA है अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देश, इनसे 6 समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। यह अधिनियम इन 6 समुदायों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी संशोधन जो है निम्नलिखित कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। कौन कौन से? एक तो 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र तथा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन परमिट द्वारा विनियमित राज्य में। आगे बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बारे में। तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। भारत जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का संस्थापक सदस्य है। भारत इसमें 7.6% वोटिंग शेयर के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, जबकि चीन के पास सबसे ज्यादा 26.5% वोटिंग शेयर है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋणों 28 परियोजनाओं के लिए 6.7 अरब डॉलर को मंजूरी दी है। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के 2 नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उसके संदर्भ में। तो देखिए 2 कार्यक्रम कौन से, पहला है स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट जिसे शॉर्ट में परख कहते हैं, या उच्चतर शिक्षा संस्थानों और स्कूलों के छात्रों एवं शिक्षकों का आकलन करेगा। दूसरा तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पहल NITTT हेतु उच्चतर मॉड्यूल। अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में शिक्षकों को अब औद्योगिक प्रशिक्षण और एक सेमेस्टर आधारित मार्गदर्शन देना होगा। AICTE के बारे में बात करें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में, तो यह एक वैधानिक और राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष सलाहकार निकाय है। यह तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर एक सर्वेक्षण आयोजित करता है, साथ ही समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देता है। वीर बाल दिवस के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री ने साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की शहादत के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के सभी चारों पुत्र शहीद हुए थे। इस तिथि को इसलिए भी चुना गया क्योंकि इस दिन को साहिबजादे जोरावर सिंह जिनकी आयु 9 वर्ष थी और फतेह सिंह जिनकी आयु 6 वर्ष थी के शहादत दिवस के रूप में मनाया गया था। मुगल सेना ने सरहिंद में इनकी हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को उन साहिबजादों के साहस के लिए उचित श्रद्धांजलि घोषित किया है जिन्होंने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को चुना। आगे बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह, जो कि 10 से 16 जनवरी 2022 तक ये संचालित किया जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, तो DPIIT पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य उद्यमिता का उत्सव मनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों तथा अन्य हितधारकों को एक साथ लाना है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वर्तमान में 61,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। ये स्टार्टअप्स 55 उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से कम एक स्टार्टअप के साथ ये लगभग 633 जिलों में फैले हुए हैं। इन्होंने वर्ष 2016 से लेकर अब तक 6 लाख से अधिक नौकरियां निर्मित की हैं। 45% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। लगभग 45% स्टार्टअप का प्रतिनिधित्व महिला उद्यमियों द्वारा किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के बारे में। तो देखिए IAC विक्रांत का अगले चरण का समुद्री परीक्षण किया जाएगा। भारत वर्तमान में एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य का संचालन करता है और ये दूसरा हो जाएगा। विक्रांत जो है एक STOBAR अर्थात शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग विमान वाहक पोत है। यह 76% स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है। इसे सरकारी स्वामित्व वाले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। भारत के अलावा केवल 5 अन्य देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता, मतलब भारत छठा है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सरकार ने ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के आकार का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी की है। इससे घड़ियालों के पुनर्वास की सुविधा प्राप्त होगी। 1950 के दशक में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से घड़ियाल विलुप्त हो गए थे। घड़ियाल जो है IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के तहत सम्मिलित किए गए हैं। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम के दरांग और शोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां धनसिरी और पचनोई, ये दोनों उद्यान को 2 हिस्सों में विभाजित करती हैं। ओरांग असम के 7 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 7 हैं। अन्य जो है 6 काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सखोवा, राय मोना और देहिंग पटकई हैं। यहाँ जीव जंतु कौन से हैं तो एक सिंग वाला गैंडा, पिग्मी हॉग, बाघ, हाथी, हॉग हिरण, जंगली सुअर, सीवेट बिल्ली इत्यादि। चर्चित व्यक्तित्व की बात करें तो फातिमा शेख, इनका जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ था। ये मूल रूप से क्या रही हैं तो शिक्षक, समाज सुधारक, प्रगतिशील व नारीवादी। इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है तो पहला है सावित्रीबाई फुले के साथ जातिवाद, सती प्रथा, महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अथक रूप से कार्य किया था। इन्हें भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1848 में सावित्रीबाई फुले के साथ स्वदेशी पुस्तकालय की सह स्थापना की थी। यह भारत में लड़कियों के लिए पहले स्कूलों में से एक था। इन्होंने फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें
तो प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयों को बधाई दी। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करें तो यह प्रतिवर्ष 2 वर्ष में 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहले यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, अब 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। यह इसी की स्मृति में मनाया जाता है। पहला प्रवासी दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। यह भारत के विकास की दिशा में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने तथा साथ ही उन्हें अपने भारतीय मूल से फिर से जोड़ने से संबंधित है। इस दिन सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है। इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।